नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस है, पटवार हैं, रीट हैं, यानी जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा है इनसे संबंधित यानी जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे। आज देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम अन्य जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, एक एक प्रश्न की पूरी आप डिटेल जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला देखिए आपके सामने जो प्रश्न है वो आ रहा है दोस्तों आपके सामने कि अरावली पर्वत जो श्रेणी है, यहां से प्रश्न आ रहा कि अरावली को चीरकर, दोस्तों अरावली को चीरकर कहां पर होर्सशू सुरंग का निर्माण किया गया है। तो अरावली को चीरकर कहां पर होर्सशू सुरंग का निर्माण है वो किया गया है। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है डिग भरतपुर, बी में दे रखा है मुंडावर अलवर, सी में दे रखा जिंदोली घाटी अलवर और डी में दे रखा है ओइने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, यानी जिंदोली घाटी जो आपके हैं वो राजस्थान के अलवर जिले में है और वहां पर अरावली पर्वत श्रेणी को काट करके वहां पर वर्तमान में होर्सशू सुरंग का निर्माण है वो किया गया। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करने के लिए आपसे कहा जा रहा है सुमेलित कीजिए। और ए ऑप्शन में दे रखा शेर चोटी, बी में दे रखा है दिलवाड़ा चोटी, सी में दे रखा जरगा चोटी और डी में दे रखा खो चोटी। और उनके आगे 1 2 3 4 करके इनकी ऊंचाई दे रखी है, यानी ये पहले नंबर पर 1431 मीटर है, 1597 मीटर है, 1442 मीटर है और 920 मीटर है। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो चोटी है उस चोटी के आगे उसकी ऊंचाई है वो आपको दर्शानी है और यहाँ से आपको इसका सही सुमेलित प्रयोग है वो करना है। तो सही सुमेलित प्रयोग देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आपने जब इन चोटियों को पढ़ा था तो वहां पर ये जरूर पढ़ा था कि इस चोटी की ऊंचाई इतनी है और इस चोटी की ऊंचाई इतनी। तो सबसे पहला है शेर चोटी, शेर चोटी की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है, तो याद रखेंगे 1597 मीटर। फिर देखिए दोस्तों दिलवाड़ा चोटी की बात करें तो दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई है वो आपके सामने कितनी आती है, तो याद रखेंगे 1442 मीटर। और जरगा चोटी की बात करें दोस्तों तो जरगा चोटी की ऊंचाई आती है 1431 मीटर। और खो चोटी की बात करें तो खो चोटी की ऊंचाई आती है दोस्तों 920 मीटर। यानी यहाँ पर ये जो चोटियां हैं उनकी जो आपके सामने वास्तविक जो ऊंचाई आ रही है वो मीटर में है, तो इनको आपको यहाँ से सुमेलित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो छुपा हुआ। पहला ऑप्शन दे रखा 1 2 3 4, बी में दे रखा 2 1 3 4, सी में दे रखा 2 3 4 1, डी में दे रखा दोस्तों 2 3 1 4। तो यहाँ पर अपन का सुमेलित प्रयोग क्या हुआ कि ए का संबंध है वो पहले 2 से आ रहा है, फिर देखिए बी का संबंध है वो 3 से आ रहा है, सी का संबंध है वो 1 से आ रहा है और डी का संबंध है वो 4 से आ रहा है। तो क्रम क्या बन रहा है 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 देखिए कहां पर हो रहा है 2 3 उसके बाद में 1 4, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर है वो सही हो रहा है। 2 3 उसके बाद में आपका 2 3 1 और 4, ये सही आंसर आपका डी है वो सही हो जाएगा। फिर मित्रों याद रखिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार आपकी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी किस रेखा का निर्धारण करती है, अरावली पर्वत श्रेणी किस रेखा का निर्धारण करती है। ए ऑप्शन में दे रखा क्रेस्ट लाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है,
बी में दे रखा मेन बाउंड्री फॉल्ट का प्रयोग करती है, सी में दे रखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट का प्रयोग करती है और डी में दे रखा दोस्तों कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने जब आपको अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने कहा कि अरावली का जो उत्तरी जो भाग है वहां पर है सिंधु का मैदान और पूर्व में आपके सामने जो भाग है वो गंगा का मैदान का। तो अरावली पर्वत श्रेणी है ये सिंधु व गंगा के मध्य, यानी जो गंगा का मैदान है इनके मध्य ये क्रेस्ट लाइन विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा क्रेस्ट लाइन विभाजक रेखा, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम सटीक होगा। क्लियर इतनी बात। फिर देखिए आगे चलते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कासना का पठार कहाँ स्थित है। कासना का पठार स्थित है दोस्तों, यहाँ पर आपको जिला है वो पूछा जा रहा है कि कौन से जिले में कासना का पठार है। तो मित्रों याद रखना है कासना का पठार कहाँ पर है। ऑप्शन दे रखा है अलवर में है, भरतपुर में है, धौलपुर में है या फिर करौली में। तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाए थे प्रमुख पठार, वहां पर मैंने कासना का पठार आपको बताया था कि कासना का पठार है ये राजस्थान के अलवर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों, अलवर जिले में कासना का पठार है वो अलवर जिले में, याद रखिए इस बात को। फिर मित्रों 5 नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को चित्तौड़गढ़ में कहा जाता है। दोस्तों जब हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि इसको चित्तौड़गढ़ में अलग नाम से पुकारा जाता है। संपूर्ण पठार को किस नाम से पुकारा जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में इनका सारा का सारा प्रयोग करके बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को चित्तौड़गढ़ में कहा जाता है। ए में दे रखा त्रिपठार कहा जाता है, बी में दे रखा हाड़ौती का पठार कहा जाता, सी में दे रखा मालवा का पठार कहा जाता, डी में दे रखा कोई नहीं। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को केवल चित्तौड़गढ़ में पूछ रहा कि चित्तौड़गढ़ में किस नाम से पुकारा जाता। तो याद रखना दोस्तों इसको चित्तौड़गढ़ में कहा जाता है मालवा का पठार। और इसको हाड़ौती का पठार कहाँ कहा जाता है तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। जबकि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार से घिरा हुआ होने के कारण इसको दोस्तों त्रिपठार कहा जाता है, याद रखना इस बात को भी। फिर आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो मित्रों 6 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए और उसके बाद में इसके ऑप्शन को देखिए और फिर उसका आंसर है वो आप दीजिए। देखिए किस नदी को क्रमशः मालव की गंगा व मरुस्थल की गंगा कहते हैं। किस नदी को क्रमशः, यहाँ पर देखिए दोस्तों नाम दिया है क्रमशः बताना है, क्रमशः मालव की गंगा मरुस्थल की गंगा कहते हैं। तो पहले तो मालव की गंगा बतानी फिर मरुस्थल की गंगा बतानी। तो दोस्तों ए ऑप्शन में दे रखा लूणी चंबल, बी में दे रखा चंबल लूणी, सी में दे रखा बनास माही और डी में दे रखा है चंबल माही। तो दोस्तों मरुस्थल के मालव की गंगा और मरुस्थल की गंगा में देखिए पहले मालव की गंगा बतानी। तो मालव की गंगा तो कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों, मालव की गंगा कहा जाता है चंबल नदी को। और मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, लूणी नदी को कहा जाता है। तो इसमें मालव की गंगा यानी चंबल नदी पहले आएगा, तो चंबल इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। फिर मरुस्थल की गंगा है वो माही नदी को नहीं कह करके कौन सी नदी को कहा जाता है, लूणी नदी को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मालव की गंगा व मरुस्थल की गंगा है वो चंबल व लूणी को कहा जाता है। यानी केवल मालव की गंगा ही चंबल को कहा जाता है, यहाँ पर लूणी नदी को मत करना, यानी मरुस्थल की गंगा वो लूणी को कहा जाता है न कि चंबल को। तो यहाँ पर क्रमशः पूछा है, तो याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जालोर जिला किस नदी के किनारे बसा है।
दोस्तों राजस्थान का जालोर जिला है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सुकड़ी नदी के किनारे बसा है, या फिर जमाई नदी के किनारे बसा है, या फिर बांडी नदी के किनारे बसा है, या डी में दे रखा कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जालोर जिला है वो सुकड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और जालोर जो दुर्ग है वो भी दोस्तों सुकड़ी नदी पर ही बना हुआ है। तो जालोर जिला व जालोर दुर्ग है वो सुकड़ी नदी पर ही बना हुआ। उसके बाद में देखिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये भी, कि घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी कहलाती है? दोस्तों घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी कहलाती है? तो देखिए चंबल नदी कहलाती है, माही नदी कहलाती है, बनास नदी कहलाती है, या फिर लूनी नदी कहलाती है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। यानी घड़ियालों की शरण स्थली है वो चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, और पाए जाने के कारण इसको घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। क्लियर हुई बात? फिर दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी प्रश्न रखा है उसमें एक एक चीज में, एक एक प्रश्न में इनमें आपका सार छुपा हुआ है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बना है? दोस्तों कौन सा ब्रिज है? हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर बना है? माही नदी पर बना है, बाणगंगा नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है, या फिर रूपा रेल नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जिसमें लिखा है चंबल नदी। दोस्तों ये चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज है वो बना हुआ है आपका कोटा जिले में। तो आप जब चंबल नदी को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और वैसे मैंने राजस्थान का पूरा अफवाह तंत्र है वो पढ़ा दिया है, आप वहां से राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसमें सारी की सारी नदियों को वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी देखिए मित्रों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की, दोस्तों संसार की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं। दोस्तों ऐसी नदी आपको बतानी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांध बने हैं? 3 बांध बने हैं। तो वो संसार की एकमात्र नदी दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखा है चंबल नदी होगी, या फिर माही नदी होगी, या फिर बनास नदी होगी, या फिर दोस्तों लूनी नदी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस संसार की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं, ऐसी नदी आपकी कौन सी है? तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर है वो ये होगा, ये नदी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर संसार की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं वो नदी आपकी कौन सी है? याद रखिए मित्रों आपकी चंबल नदी है। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए कि राजस्थान में कौन सी नदी एक गार्ज या संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है? मित्रों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिए इस प्रश्न का। यानी राजस्थान में कौन सी नदी एक गार्ज ऑब्लिक संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है? तो एक गार्ज के रूप में या संकीर्ण घाटी के रूप में देखिए दोस्तों कौन सी नदी बहती है या कौन सी नदी है वो गुजरती है? तो देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने बनास नदी, बी में दे रखा है चंबल नदी, सी में दे रखा है माही नदी, और डी में दे रखा है दोस्तों आपके सामने जमाई नदी। तो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों क्या होगा? तो याद रखना राजस्थान में जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी दोस्तों एक गार्ज या संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है। मैंने जब राजस्थान में आपको चंबल नदी पढ़ाई थी वहां पर मैंने कहा था कि ये चंबल नदी दोस्तों जनापाओ की पहाड़ी है जो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है, मऊ मध्य प्रदेश है, वहां से ये चंबल नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद में पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है, फिर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर ये चित्तौड़गढ़ कोटा और बूंदी में दोस्तों आपके सामने ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी एक संकीर्ण घाटी या एक गार्ज के रूप में बहती है। फिर दोस्तों आगे के जो 3 जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर,
वहां पर ये चंबल नदी एक बीहड़ क्षेत्र या एक खादर क्षेत्र के रूप में बहती है। तो ये प्रश्न दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी एक बीहड़ क्षेत्र या खादर क्षेत्र के रूप में बहती है, तो भी आपका आंसर चंबल नदी का ही आएगा। कौन सी नदी का आएगा? चंबल नदी का। यानी सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी किस रूप में गुजरती है, किस रूप में बहती है? तो एक खादर क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र के रूप में बहती है, जबकि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में दोस्तों गार्ज या संकीर्ण घाटी के रूप में बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। क्लियर हुई बात? फिर दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? जब आप चंबल नदी को पढ़ करके आते हैं तो यहाँ से ये बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता, तो यहाँ से मित्रों याद रखना है कि कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना। ऑप्शन दे रखा है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और उसके बाद में चंबल बांध। तो यहाँ पर मित्रों आपने पढ़ा कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध भी बना है जो आपका चित्तौड़गढ़ में बना है, जवाहर सागर बांध है ये कोटा में बना है, और कोटा बैराज है ये चंबल नदी पर कोटा में बना। लेकिन दोस्तों चंबल नदी पर चंबल बांध नहीं बना है। याद रखना, चंबल नदी पर चंबल बांध नहीं बना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बनास बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों बनास बांध आप नोट कर लेना, क्वेश्चन के रूप में आप लिख लेना। बनास बांध में आपको लिखवा दूं, क्वेश्चन के रूप में आप लिखना बनास बांध किस नदी पर बना है। आपको ऑप्शन में मिल रहा है बनास नदी पर, ए ऑप्शन दे रहा है बनास नदी, बी में दे रखा है आपको पश्चिमी बनास नदी, सी में दे रखा आपके सामने साबरमती नदी, और डी में दे रखा है दोस्तों आपके सामने माही नदी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों आपके सामने पश्चिमी बनास नदी होगा। ये पश्चिमी बनास नदी पर बनास बांध बना है जो पेशवा गांव है सिरोही जिले में, वहां पर बना है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी राथा के नाम से जानी जाती है? मित्रों यहाँ से याद रखना, कौन सी नदी राथा के नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान में एक ऐसी नदी जिसको राथा नदी कहा जाता है या राथा उपनाम से पुकारा जाता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चंबल नदी का, बी में मिल रहा आपको बनास नदी, सी में मिल रहा है लूणी नदी, और डी में मिल रहा आपको माही नदी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी राथा नदी के नाम से पुकारी जाती है। तो याद रखना मित्रों चंबल नदी, चंबल नदी को राथा के नाम से पुकारा जाता है। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी ऊपरमाल के पठार से। दोस्तों चंबल नदी ऊपरमाल के पठार से नीचे जब गिरती है तो गिरने के बाद किस जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी चंबल नदी ऊपरमाल के पठार से नीचे गिरती है तो किस जलप्रपात का निर्माण करती है? ए ऑप्शन दे रखा लासड़िया का पठार, बी में दे रखा ऊपरमाल का पठार, सी में दे रहा है मेसा का पठार, और डी में दे रखा भोरट का पठार। चार ऑप्शन आपको मिल रहे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपके सामने बी, यानी चंबल नदी सॉरी मैंने यहाँ पर ऑप्शन है ये सारे गलत लिख दिए। यहाँ पर पठार का नाम लिख दिया, जलप्रपात का नाम लिखना है। यहाँ पर आप इसको सही करेंगे। देखिए चंबल नदी ऊपरमाल के पठार से नीचे गिरकर किस जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा दिर जलप्रपात, बी में आपको दे देगा दमोह जलप्रपात, और सी में दे देगा आपके सामने चोलिया जलप्रपात, और डी में दे देगा आपके सामने भीमलत जलप्रपात। ऐसे आपको जलप्रपात का नाम दे देगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है तो आप इसको थोड़ा सा पे ध्यान रखें। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि चंबल नदी जब ऊपरमाल के पठार से नीचे गिरती है तो किस जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? तो वहां पर आपको दिर जलप्रपात मिल सकता है, दमोह जलप्रपात मिल सकता है, चूलिया जलप्रपात मिल सकता है, भीमलत जलप्रपात है वो मिल सकता है, या अन्य कोई नाम आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूलिया जलप्रपात। यानी चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है वो इसी चंबल नदी पर बना है। यानी चंबल नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है कब? जब वो ऊपरमाल के पठार से यानी लगभग 60 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वहां पर वो चूलिया जलप्रपात का निर्माण
कर देती है। फिर आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी आ सकता कि कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। एक तो याद रखना कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है, और एक आपके सामने आ सकता कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ये नहीं है और है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, प्रश्न को पूरा पढ़ना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रश्न या क्वेश्चन की जो अंतिम पंक्ति होती है वो अंतिम पंक्ति क्वेश्चन का आंसर है वो बदल देती है। तो मित्रों यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है मेज नदी, बी में दे रखा चाकड़ नदी, सी में दे रखा ईज नदी और डी में दे रखा दोस्तों डाई नदी। तो याद रखना मेज नदी चंबल की सहायक नदी है, चाकड़ नदी चंबल की सहायक नदी है, ईज नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। लेकिन मित्रों याद रखना डाई नदी है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। क्लियर है बात। उसके बाद में देखिए अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुमिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित करने के लिए कहा जा रहा है, ए ऑप्शन में दे रखा है बनास नदी, बी में दे रखा है काली सिंध नदी और सी में दे रखा पार्वती नदी और डी में दे रखा है आहू नदी। और उनके आगे कुछ स्थान दे रखा है, जैसे बनास नदी के आगे दे रखा नानेरा कोटा, काली सिंध नदी के आगे दे रखा रामेश्वर सवाईमाधोपुर और पार्वती नदी के आगे दे रखा गागरोन झालावाड़ और आहू नदी के आगे दे रखा पलिया सवाईमाधोपुर। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, सुमिलित करना है। कि यहाँ पर सुमिलित क्या करना है कि ये जो नदियां जहां से निकलती है और निकलने के बाद में जब वो अपनी बहाव क्षेत्र के रूप में बहने के बाद में वो कहां पर जाकर के अपनी नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ नदियों की सहायक नदी है, जैसे आप चंबल नदी को ले लीजिए, ये सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये चंबल नदी में कहां पर जाकर के मिलती है, तो इनका मिलन स्थल है वो आपको सुमिलित करना है। तो देखिए बनास नदी खमनूर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये बनास नदी देखिए खमनूर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में देखिए रामेश्वर सवाईमाधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका तो देखिए बनास नदी का संबंध है तो वो तो किससे हो रहा है, यहाँ पर 2 नंबर से पहले हो रहा है, यानी बनास नदी खमनूर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद रामेश्वर सवाईमाधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। फिर काली सिंध नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो काली सिंध नदी है वो देवास की पहाड़ी है मध्य प्रदेश से, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नानेरा कोटा है वहां पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसके साथ सुमिलित हो जाएगा। फिर सी नंबर में लिखा है पार्वती नदी। पार्वती नदी देखिए कहाँ से निकलती है, ये विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये पलिया गांव है सवाईमाधोपुर में, वहां पर जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 4 नंबर। और फिर है आपके सामने देखिए आहू नदी। आहू नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों आहू नदी सुसनेर की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये गागरोन जो झालावाड़ है वहां पर जाकर के ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। ये आपके सामने काली सिंध नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर से। तो इसका आपको सुमिलित करना है। ए का संबंध हो जाएगा पहले किससे, 2 से, फिर बी का संबंध किससे हो जाएगा 1 से, फिर सी का संबंध है वो किससे हो जाएगा 4 नंबर यानी पलिया सवाईमाधोपुर, और डी का संबंध आहू नदी का संबंध हो जाएगा किससे 3 नंबर यानी गागरोन झालावाड़ है उससे हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। तो ये है आपके सामने वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे, यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके सुझाव है वो अपना अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक और इन प्रश्नों के साथ।
राजस्थान पुलिस की एग्जाम क्योंकि नज़दीक आ चुकी है, तो इससे संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी टॉपिक तो पूरे इतने नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं टॉपिक से संबंधित पूरे की पूरी जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनके बारे में आपको पूरी चर्चा करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके एक प्रश्न है ये काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने किस तरीके के क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम इन्हीं प्रश्नों को लेकर के वापस चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे प्रश्न है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ।